हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे इस बढ़िया से मतलब एडवांस लेवल टाइप्स प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, हमारे पास एक रोप है और रोप को एक एंड के अबाउट हम घुमा रहे हैं विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमको ये बताना है कि रोप में अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी भी डिस्टेंस एक्स पे जा रहा हूँ तो टेंशन क्या होगी, मतलब टेंशन डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही होगी, ये हमको बताना है। तो उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ कि मान लो ये टेंशन आती कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में। जैसे सोचो अपने पास एक रोप है, रोप से अगर मैंने एक मास एम अटैच कर दिया, ठीक है, तो रोप के इस वाले एंड को देखूं मैं, लोवेस्ट एंड को, तो रोप का जो लोवेस्ट एंड है इसको दिखेगा कि नीचे की तरफ इसको कौन खींच रहा होगा, ग्रेविटी खींच रही होगी, क्योंकि mg से अटैच्ड है ये, mg से अटैच्ड है, ब्लॉक नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है अपना पी पॉइंट, ये भी नीचे की तरफ खींच रहा होगा। और ऊपर से रस्सी चाहेगी कि ये वाला एंड ऊपर आए। तो भाई दोनों तरफ से जब हम किसी चीज को खींचते हैं, किसी रस्सी को खींचते हैं, तब उसमें टेंशन आती है। तो ऐसे ही हम अगर देखें, मान लो पी पॉइंट पे क्या है, हमने फिक्स करके रखा होगा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो पी पॉइंट पे अपने को ये समझ में आता है कि यहाँ पे भाई टेंशन तो एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि पी पॉइंट को जैसे भी फिक्स करके रखा हुआ है तो इधर से एक फोर्स मिलेगी और एक इधर से एक इधर से, ये पूरी की पूरी जो रोप है वो भी खींच रही होगी इसको। पी पॉइंट पे टेंशन मतलब इधर जो ये वाला एंड है इधर तो टेंशन होगी। लेकिन अगर इस वाले एंड पे मैं बात करूं, यहां पर तो ठीक है भाई, इसके पीछे वाले पार्टिकल इसको इधर की तरफ खींच रहे होंगे, लेकिन इधर की तरफ इसको कोई खींचने वाला नहीं है। मतलब इस वाले एंड पे अपने को कोई भी टेंशन देखने को नहीं मिलेगी। मान लो इस वाले एंड को मैं बोल देता हूं एंड ए, और ये दूसरे वाले एंड को बोल दिया मैंने एंड बी। तो मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब एंड ए, है ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब एंड ए। और ए पर जो टेंशन है वो क्या है अपने पास, मैक्सिमम। वही अगर मैं बात करूं एट एक्स इज इक्वल टू एल, एक्स इज इक्वल टू एल का मतलब एंड बी। तो एंड बी पर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि टेंशन की वैल्यू क्या है, जीरो। अब मैंने क्या किया, मान लो पी पॉइंट पर ही मैंने यहां पे कोई छोटा सा मास ले लिया, छोटा सा मास डीएम। ओके, यहाँ पे छोटा सा मास कितना ले लिया, डीएम। तो मेरे को पता है कि मैं जानता हूँ इस डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीएम इज छोटा सा मास। तो डीएम हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इनटू इसकी थिकनेस डीएक्स, है ना। तो इतना मास होगा। तो अब ये जो छोटा सा मास है भाई, ये एक सर्कुलर पाथ में है, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर पाथ में है, तो मैंने यही वाला जो डीएम मास है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहा। तो मेरे को समझ में आया कि ये एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, और ये जिस सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है उसका रेडियस है एक्स। तो अगर मैं इस पे सेंट्रीफ्यूगल लगाऊं तो ये होगा डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इधर की तरफ टेंशन टी, और आगे जाके हम मान लेते हैं इसमें टेंशन होगी लेट से डी प्लस डी टी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि टी होगा टी प्लस डी टी, टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी प्लस डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ टी से टी कैंसिल, तो माइनस डी टी इज इक्वल टू डीएम, डीएम को लिख दिया लैम्डा डीएक्स। तो लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब क्या करूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो dt को इंटीग्रेट करते हैं अपन, और लैम्डा ओमेगा स्क्वायर बाहर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से, तो x dx। अब मेरे को पता है जब x की वैल्यू l है, x की वैल्यू क्या है जब l, उस टाइम पे अपने पास टेंशन क्या है, उस टाइम पे टेंशन है जीरो। और जब x की वैल्यू होगी कुछ x, तो टेंशन होगी t। क्या ये बात समझ में आई तुमको? या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो, उल्टा भी तुम बोल सकते हो कि मान लो जब हम P पॉइंट से एंड B की तरफ जा रहे हैं, P पॉइंट से एंड B की तरफ जा रहे हैं, तो P पॉइंट पे x की वैल्यू x थी और टेंशन थी t। और जब हम एंड पे पहुंच गए तो x की वैल्यू l होगी, B पॉइंट पे पहुंचते ही और टेंशन होगी जीरो। तो dt का इंटीग्रेशन तुम्हारे पास आएगा t, और लिमिट वगैरह रखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास ओवरऑल जीरो माइनस टी का नेगेटिव, तो टी आ जाएगा। टी इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय टू, तो ये हो जाएगा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गई टेंशन इन रोप, जिसको एक एंड के अबाउट हम घुमा रहे हैं। और ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें एक बात याद रखना कि जैसे ही ए से बी की तरफ जाओगे टेंशन डिक्रीज होगी, ए पे टेंशन मैक्सिमम होती है, बी पे टेंशन होती है जीरो। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं टेंशन इन रोटेटिंग रोप पर। टेंशन इन रोटेटिंग रोप। एक रस्सी है, उसको घुमाए जा रहे हैं हम, गोल गोल सर्कल में घूम रही है वो। तो इसमें टेंशन पूछी हुई है, ठीक है। घूमती हुई रस्सी है, ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर शेप में घुमाएंगे तो थोड़ी सी स्ट्रेच रहेगी वो। तो वही बताना है कि इसमें टेंशन होगी क्या, ठीक है।
पतली सी रस्सी है तो पूरी रस्सी में क्या है, टेंशन सेम ही रहने वाली है। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे टेंशन निकालने के लिए, ध्यान से समझना, क्योंकि ये सेम चीज़ें मतलब आगे भी यूज़ होंगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में भी और इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में भी यूज़ होती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इसका छोटा सा सेक्शन ले लिया, ये वाला सेक्शन है ना, और ये जो एंगल यहाँ पे बना है ये बहुत छोटा एंगल लिया मैंने डी थीटा, ये भी डी थीटा और ये भी डी थीटा है ना, काफ़ी स्मॉल एंगल है, बहुत ही छोटा सा सेक्शन लिया है। तो यहाँ पे हमें पता है टेंशन जो लगती है वो अलॉन्ग स्ट्रिंग लगेगी, तो इधर भी टेंशन ऐसे होगी और इधर भी टेंशन रहेगी टी। अब इस इतना पार्ट अगर हम ले रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसका पार्ट का मास क्या होगा, बहुत कम होगा, और इसका मास होगा कुछ डीएम, ठीक है। तो डीएम मास होगा इतने पार्ट का। तो इस वाले पार्ट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगी, इस पे बाहर की तरफ, जो कि होगी अपने पास डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर इसका रेडियस होगा तो कैपिटल आर लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने टेंशन के भी कंपोनेंट कर दिए, एक एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाला एंगल देखो डी थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा तुम्हारे पास, डी थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस डी थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कॉस डी थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट भी ऐसे ही आ जाएगा, टी कॉस डी थीटा। वाई वाला आएगा टी साइन डी थीटा, और इधर भी होगा टी साइन डी थीटा। इतनी बात सबको क्लियर है। कौन से कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, टी कॉस डी थीटा, टी कॉस डी थीटा। तो टी साइन डी थीटा, टी साइन डी थीटा ऐड होंगे और किसके बराबर होंगे, डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो वही हमने लिखा कि वाई डायरेक्शन में 2 साइन डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। और जब एंगल बहुत छोटा होता है तो हम साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर देते हैं, अरे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मैथमेटिकल टूल्स, डी थीटा से रिप्लेस कर देंगे, थीटा से ही रिप्लेस कर देते हैं, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो ऐसे ही डी थीटा है तो डी थीटा लिख दिया। अब अपना काम है बस डीएम फाइंड करना। डीएम की वैल्यू बताओ, डीएम की वैल्यू कितनी होगी, लीनियर ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हमें पता है लैम्डा इंटू डीएल होती थी, है ना। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा होता था टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। टोटल मास कितना है m, और टोटल लेंथ कितनी है अपने पास 2 पाई आर। और डीएल, डीएल यही वाली लेंथ है, डीएल कितनी हो जाएगी, आर के थीटा इंटू रेडियस। तो थीटा कितना फॉर्म हुआ है 2d थीटा, और रेडियस तो है ही अपने पास r। तो यहाँ पे जो आर्क की लेंथ है डेट इज डीएल अपने पास आर्क इज थीटा इंटू रेडियस, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पर ट्वाइस ऑफ डी थीटा, और रेडियस है यहाँ पर r, तो ये होगा 2r डी थीटा, 2r डी थीटा। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, r से r कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, m अपॉन पाई डी थीटा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2t डी थीटा इज इक्वल्स टू m अपॉन पाई डी थीटा और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो टेंशन अपने पास हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई। एक बॉल है, मास m और स्पीड v के साथ स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर ग्रूव में ये घूम रही है। You have to find out the normal reaction of the floor on the ball, normal reaction of vertical wall on the ball. बॉल जो है वो ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट में है और इस वॉल के साथ भी कांटेक्ट में है, सर्कुलर वॉल जो है। तो दो दो नॉर्मल लग रहे होंगे, एक वॉल तो ऐसे सेंटर की तरफ उसे फेंक रही होगी और ग्राउंड उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। यू हैव टू फाइंड आउट द बोथ नॉर्मल्स। वो बहुत ही ईजी सवाल है वैसे। हुआ भाई, देखो बहुत सिंपल है। क्या आएगा पहला, ग्राउंड कितना नॉर्मल लगाएगा उस पर, एम जी। तो पहले का तो सिंपल है, कितना हो जाएगा एम जी। और इस वॉल ने कैसे लगाया होगा, इधर की तरफ सेंटर की तरफ लगाया होगा N2, और ये ग्राउंड वाला N1। N1 तो mg हो गया, इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी क्या, mv स्क्वायर बाई आर। तो N2 किसके बराबर हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर के। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर। और वही पूछा हुआ है कि मतलब मेंस का सवाल ये अगर 3A करा होगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि नॉर्मल mv स्क्वायर बाई आर है, नॉर्मल वर्सेस v ग्राफ बोला है, कैसा होगा n वर्सेस v, कैसा होगा पैराबोलिक होगा। और कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, लेफ्ट राइट, किधर की तरफ
एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर है ना, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप्स। आओ नेक्स्ट है टर्निंग ऑन लेवल रोड। टर्न लेंगे अब, टर्न अपन देखो, सुनो इधर, अरे यहाँ पे देखो सभी ध्यान से, नोट करना बाद में, पहले सुनो चीज़ों को। देखो कार अगर स्ट्रेट रोड पे चल रही है, हमें पता है ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे एमजी लगेगा, सब कुछ बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब ऐसा सोचो, अगर फॉर सपोज फ्रिक्शन नहीं है, आइस की रोड है, ये बर्फ़ पड़ गई है, पूरा आइस है रोड पे, और हमने इसको टर्न लेने की कोशिश करी, टर्न लेने की कोशिश करी, तो कार किधर जाएगी, सेंटर की तरफ या सेंटर से बाहर? बाहर चली जाएगी। अब लेकिन हम टर्न ले रहे हैं, तो टर्न ले रहे हैं इट मीन्स इसको बाहर जाने से रोकना है, तो इस पर फोर्स किधर लगानी पड़ेगी, सेंटर की तरफ। और वो फोर्स कौन सी होगी, फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन भी कौन सा लगेगा, स्टैटिक वाला लगेगा। स्टैटिक क्यों लगा, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में देखें, ये वाली जो डायरेक्शन में, इसमें ऐसा कार फिसल नहीं रही है, कार एक पाथ में ही चले जा रही है, जो भी है उसका रेडियस है, तो इसीलिए स्टैटिक है, क्योंकि कोई भी स्लाइडिंग नहीं हो रही है रोड और कार के बीच में, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा, और यही स्टैटिक फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करेगा अपने को, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो वही है अपने पास, कि अपने पास एक कार है, कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और कार की स्पीड इस टाइम पे v है, और v सफिशिएंट स्पीड थी जिससे ये सर्कुलर पाथ में मूव कर सके, ठीक है। तो v स्पीड है। अब हम जानते हैं इस पे सेंटर की तरफ क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, ओके। और ऊपर क्या रहेगा, नॉर्मल, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg। तो यहाँ पे नॉर्मल तो हमें क्लियर है, नॉर्मल किसके बराबर रहेगा, इस पे mg के बराबर। अगर सर्कुलर पाथ में इसको घूमना है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स से या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, एम वी स्क्वायर बाय आर से, ठीक है। और सेंट्रीपिटल मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू एम जी शुड एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, म्यू जी आर, और ये वी स्क्वायर, मतलब वी इज लेस देन रूट म्यू जी आर, म्यू स्टैटिक जी इंटू आर, इतना। अगर इसको आर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक में घूमना है, तो हम बोल सकते हैं इसकी मैक्स टू मैक्स स्पीड जो हो सकती है आर रेडियस के सर्कल में घूमने के लिए, वो किसके बराबर हो जाएगी, रूट म्यू एस जी आर। और अगर स्पीड मैक्सिमम स्पीड से बढ़ी हुई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये कार इस आर रेडियस के सर्कल में नहीं घूम सकती, वहां पर एम वी स्क्वायर आर ज़्यादा होगा, तो ये कार किधर चली जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। अब सोचो अगर हमें कम रेडियस के सर्कल में घूमना होता, कम रेडियस के सर्कल में घूमना है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आर कम हुआ तो क्या कम हो जाएगा, वी भी कम हो जाएगा। तो अगर स्पीड तुम्हारी कम होगी तो तुम कम रेडियस के सर्कल में घूम पाओगे, अगर तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा रेडियस के सर्कल में घूम पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो पता लग रहा है कि जितना ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्पीड होगी। इसीलिए हाईवेज वगैरह पे क्या होती है, अपनी कार की स्पीड जनरली 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। तो वहाँ पे जो टर्न्स होते हैं, वैसा नहीं है बहुत शार्प टर्न होते हैं, उनका रेडियस बहुत बड़ा होता है। ऐसा होता है 2-2 किलोमीटर तक कार पूरा ऐसा घूम ही जाती है सर्कुलर ट्रैक पे। तो वो इसीलिए बनाया जाता है, सो डैट अगर आर बड़ा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में तुम टर्न ले सकते हो। आर अगर छोटा कर देंगे तो तुम्हारी गाड़ी स्किड हो जाएगी, क्योंकि आर छोटा मतलब वी छोटा, कम स्पीड से गुजरना पड़ेगा फिर उस टर्न से तुम्हें, ठीक है। नोट करो। टर्निंग ऑन लेवल रोड टॉपिक का नाम, डायग्राम बनाओ और करो। तो दोस्तों टर्निंग ऑन लेवल रोड पे अगर हम कार की स्पीड बढ़ा रहे हैं और टर्न भी ले रहे हैं, तो इस केस में हमें निकालना पड़ता है कि फ्रिक्शन वगैरह क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड जो भी है, वो बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती है। बट हम देखेंगे हम निकालेंगे कैसे। ओके, कार अगर इंक्रीज कर दी है स्पीड, तो हम जानते हैं इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा, कौन सी डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। सिंस स्पीड को क्योंकि कौन इंक्रीज करता है अपना, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि कार के पास भाई एक सामने की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा 80, या मैं बोलूं तो आगे की तरफ एक फोर्स होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स, जो कि होगी मास टाइम्स ऑफ ए टेंजेंशियल। और सेंटर की तरफ एक फोर्स होगी एफ सी, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, तो यहाँ पे नेट फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा अपने को,
यहाँ पे नेट फोर्स ऐसे होगी, मतलब फ्रिक्शन इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाई मान लो अगर फ्रिक्शन ऐसे यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा अपने को टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां से मैं फ्रिक्शन की वैल्यू लिख सकता हूँ कि फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी रूट ऑफ एफ टी का स्क्वायर प्लस ऑफ एफ सी का स्क्वायर। ठीक है, और फ्रिक्शन को वही, मतलब यहाँ पर अगर पूछे स्पीड वगैरह पूछिए तो फ्रिक्शन को हम लिखेंगे म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल हो जाएगा अपना कितना, एम वी स्क्वायर बाय, तो वही यहाँ पे अगर कोई हमसे पूछे कि फ्रिक्शन होगा कितना, फ्रिक्शन होगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल क्या होगा अपना एम जी के बराबर। तो यहाँ पर मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू अगर मैं देखूँ ये होगा एफ टी का स्क्वायर। एफ टी होगा मास टाइम्स ऑफ ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, मास टाइम्स ऑफ ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, और एफ सी होगा अपने पास मास टाइम्स ऑफ ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। तो फ्रिक्शन को म्यू एन रख के तुम यहाँ से कंडीशन वगैरह निकाल सकते हो। और अगर कोई तुमसे पूछ ले कि फ्रिक्शन कितने एंगल पे लग रहा होगा, तो वो एंगल भी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, टी टेन थीटा इज इक्वल टू एफ टी ओवर एफ सी, या फिर तुम बोल सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू ए टी ओवर ए सी, तो यहाँ से टेन थीटा भी आ जाएगा। ओके, तो फ्रिक्शन ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। अब तुम्हारा डाउट आएगा कि अगर सर मैं सेंट्रीफ्यूगल से करता तब क्या होता, तो क्या तभी भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन मेरे को ये मिलती? हाँ भाई, तभी भी यही मिलती। मान लो अगर कार अपने पास ऐसे है ना, तो ए टी, ए टी इसके पास इधर डायरेक्शन में, तो सूडो लगाऊंगा तो पीछे की तरफ लग जाएगा एम टाइम्स ऑफ ए टी, और सेंट्रीफ्यूगल तो हम जानते हैं ये बाहर की तरफ लग जाता है एफ सी। तो इसके अकॉर्डिंग नेट फोर्स इधर है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। तो दोनों ही केस में सेम ही आंसर आएगा, कैसे भी तुम कर सकते हो। नेक्स्ट केस, अगर अपने पास सर्कुलर टर्न विद डिक्रीजिंग स्पीड है। भाई डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड मतलब इधर जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, वो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होगा एटी। और सर्कुलर पाथ में तो एसी तो होगा ही होगा, तो सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन अपने पास कौन सा रहेगा बच्चों, एसी एक्सीलरेशन रहने वाला है। या फिर मैं बोल सकता हूँ सेंटर की तरफ एक फोर्स होगी, एम टाइम्स ऑफ एसी, ये क्या बन जाएगा अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही एम टाइम्स ऑफ एटी, ये क्या बन जाएगी अपने पास टेंजेंशियल फोर्स। अब यहां अगर कोई तुमसे पूछे फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में कुछ लग रहा होगा। फिर से यहाँ पर भी वही वाली बात है कि फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और एफ साइन थीटा ये हमें प्रोवाइड करेगा क्या, टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ओके, जो कि अपोज करेगी किसको, इसकी स्पीड। तो यहां पर भी अगर मेरे से एफ बोला जाएगा तो मैं बोल दूंगा एफ जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, एफ टी का स्क्वायर प्लस, एफ टी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। और अगर एंगल वगैरह पूछ ले कि कितने एंगल पे फ्रिक्शन लग रहा है रेडियल डायरेक्शन के साथ, तो ये हो जाएगा अपने पास एफ टी ओवर एस एफ सी, डेट इज ए टी ओवर ए सी भी इसको लिख सकते हैं। तो देखो सेम ही कहानी है ऊपर जो पड़ी है। अब स्पीड वगैरह पूछेगा तो एफ सी वगैरह की वैल्यू लिख दो, एम जी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर, फ्रिक्शन को न्यू एम जी लिख दो, तो वहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम स्पीड जो भी पूछी हुई है सब निकाल सकते हो तो। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो जाता है तुमको? ज़्यादा मैथ्स पढ़ लिया क्या आज तुमने? हो गया क्या? क्या भाई, फोर्सेस क्या क्या लग रही है इस पे? सेंटर की तरफ फ्रिक्शन और सेंट्रीफ्यूगल, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? हाँ, 500 ही आंसर है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो हो जाएगा 1000 इंटू
5 × 5 अपॉन 50, 500 न्यूटन। इतनी फ्रिक्शनल फोर्स होगी। सिंपल था, देखो, है ना? हो गया सबका? तो बच्चों ये है एक प्रॉब्लम अपना बेस्ड ऑन केस 2, जब अपनी कार की स्पीड टर्न लेते वक्त इंक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे हमसे बोला हुआ है कि अपने पास एक कार है और कार का मास कितना दे रखा है अपने को 1000 kg, और बोला हुआ है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक जिसपे भी कार मूव कर रही है दैट इज 50 मीटर, और वाइल टेकिंग द कर्व द ड्राइवर एक्सिलरेटेड, ड्राइवर ने एक्सिलरेशन दिया कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, है ना? मतलब ये 80 है अपने पास, बेसिकली 80 है। और स्पीड कितनी थी उस टाइम पे 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो यहाँ से ए सी भी मैं निकाल सकता हूँ, ए सी हो जाएगा v² बाय r, जो कि तुम्हारे पास हो जाएगा 25/50, मतलब ए सी आ रहा है अपने पास 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है। तो हम जानते हैं इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मान लो कार ऐसे सर्कुलर टर्न ले रही थी, स्पीड इसकी इंक्रीज हो रही है, तो हमें पता है कि आगे की तरफ क्या लग रहा होगा इस पे एफ टी, और इधर की तरफ क्या लग रहा होगा एफ सी, और इन दोनों का ही रिजल्टेंट क्या होगा फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शन जो होगा वो होगा मेरे पास रूट ऑफ एफ टी का स्क्वायर प्लस ऑफ एफ सी का स्क्वायर। क्या ये बात तुमको क्लियर है? अब एक काम करो, एफ टी और एफ सी और निकाल लो। तो एफ टी तुम्हारे पास होगा मास टाइम्स ऑफ ए टेंजेंशियल, और एफ सी तुम्हारे पास होगा मास टाइम्स ऑफ ए सेंट्रीपिटल। ओके, अब इसमें पुट कर दो, क्या ही बड़ी बात है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m टाइम्स ऑफ एटी का स्क्वायर प्लस m टाइम्स ऑफ ac का स्क्वायर, m कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा m रूट एटी का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर, है ना? m की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 1000, एटी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 1, तो AC की वैल्यू 1/2, तो ये जाएगा 1/4। तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल आ जाएगा 500√5 न्यूटन। तो इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी। आई होप ये प्रॉब्लम भी तुम्हें एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व करना आ गया होगा। अब बाकी चीजें हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।